चैप्टर नंबर 3 है हमारा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनरशिप के अंदर ये थर्ड चैप्टर होता है हमारा। इसके अंदर बेसिकली हमें ये पढ़ना होता है कि जब रेशियो चेंज होती है, बेसिकली जब भी पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप चेंज होता है, पहली बात तो ये समझो कि चैप्टर नंबर 3 ना रिकॉन्स्टिट्यूशन की तरफ लेके जाता है। चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल बेसिक चीजें बताता है आपको कि पूरी पार्टनरशिप क्या है। सेकंड चैप्टर आपको गुडविल के बारे में बताता है। ये जो थर्ड चैप्टर है हमारा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये यहां से शुरू होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है कि जब भी पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप चेंज होगा, सिर्फ बिजनेस रिलेशनशिप, तो उसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहेंगे। अब वो रिलेशनशिप चेंज होने के रीजंस क्या हो सकते हैं? पहला रीजन इसी चैप्टर से शुरू होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, कि ऑलरेडी आप लोग पार्टनर्स हो, आपने आपस में अपनी रेशियोज को चेंज कर लिया है। कि पहले जब आपने बिजनेस शुरू किया था तो किसी रेशियो के साथ स्टार्ट किया था, आज आपको लगता है कि रेशियो बदलनी है तो आप रेशियो बदल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपस में रिलेशनशिप चेंज हो रहा है ना, तो दिस इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो कई बार एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सा रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या कौन सा रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो जब भी रिलेशन चेंज होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसका पहला रीजन क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा एडमिशन, तीसरा रिटायरमेंट, देन डेथ, और फिफ्थ अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। करना क्या है इस चैप्टर के अंदर? आपको बेसिकली आपको ये चीजें यहाँ पर पढ़नी होंगी कि जब भी आप रेशो को चेंज करेंगे तो सीखेंगे कि नई रेशो कैसे निकाली जाएगी। उस नई रेशो की वजह से कहीं ना कहीं किसी पार्टनर को फायदा और किसी पार्टनर को हो सकता है नुकसान हो, यानी कि अपना शेयर सेक्रीफाइस करना पड़े। तो यहां आप सीखेंगे गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो के बारे में। उसके अलावा जो आपके पास इकट्ठे किए हुए प्रॉफिट्स या लॉसेस या रिजर्व्स या फिक्टिशियस एसेट्स होंगे तो उनको उस टाइम पे कैसे ट्रीट किया जाता है, आपको ये सीखना है। गुडविल को कैसे ट्रीट करोगे वो सीखोगे, एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट करना सीखोगे, और लास्ट में आपको पढ़ना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो अब देखो जरा, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. Calculate the new ratio, sacrificing ratio and gaining ratio. देखो आपको यहाँ पर सबसे पहले कलेक्ट करनी है इंफॉर्मेशन। पहली इंफॉर्मेशन, 3 पार्टनर थे X, Y, Z, उनकी ओल्ड रेशियो है 5:3:2। जो पुरानी रेशियो है वो अब आपकी ओल्ड रेशियो बन गई है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन की ओल्ड रेशियो है 5:3:2। आपको न्यू रेशियो निकालनी है। अब उसकी कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास। तो पहले केस की कंडीशन है Z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम X। Z X से 1/5 शेयर ले लेता है, तो इसका मतलब X का शेयर चेंज हो गया। अगर X Z को अपना शेयर दे रहा है तो उसका शेयर इंक्रीज होगा या डिक्रीज? डिक्रीज होगा। ऑलरेडी उसका शेयर 5/10 है। अगर वो Z को 1/5 शेयर दे देता है तो माइनस करोगे आप। अब बताइए सॉल्व करके कितना आएगा इसको? 3/10। उसके बाद क्या Y का कुछ लेना देना था? Y का शेयर एज इट इज रहा 3/10। अब Z की शेयर की अगर मैं बात करूं तो Z का ऑलरेडी शेयर कितना था? 2/10। उसने 1/5 ले लिया X से, तो इसका शेयर तो इंक्रीज हो गया। एलसीएम लिया आपने, अब इसका शेयर कितना हो चुका है? 4/10। तो सीधे सीधे आपको मिल तो गई न्यू रेशो 3:3:4। बताओ, क्लियर हुआ पहला केस? अब अगर मैं इसी केस में आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बता दो कि इसमें गेनिंग पार्टनर कौन है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? जिसका शेयर बढ़ जाए वो गेनिंग होता है, जिसका शेयर घट जाए वो सेक्रीफाइसिंग होता है। सिंपल सी बात है। तो यहां से तो हम डायरेक्टली ये बता सकते हैं कि कौन गेन करे और कौन सेक्रीफाइस। अब इसी में अगर केस 2 की मैं बात करूं तो ये है केस 2, कहता है Z टेक्स इक्वली कितना शेयर? Z टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम X एंड Y। यहां पर भी 1/5 शेयर की बात हुई है, लेकिन यहां पर वो दोनों से इक्वली लेगा। 1/5 को आपको इक्वली डिवाइड करना है, तो कैसे करोगे? 1/10। हाँ, अब यहां पर X का न्यू शेयर क्या हुआ? ऑलरेडी उसका शेयर है 5/10। 1/5 का इक्वल पार्ट इसने भी छोड़ना है, तो आपने 1/5 को मल्टीप्लाई किया किससे? 1/2 से। हमारे पास 4/10। अब अगेन मैं बोलूं कि क्या Y का यहाँ पे शेयर चेंज हुआ है?
यहाँ बिल्कुल चेंज हुआ है क्योंकि यहाँ पे y के बारे में उन्होंने भी बोला है। अब y का शेयर 3/10 माइनस इसको भी इतना देना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसका शेयर कितना बचा 2/10, क्योंकि 3/10 माइनस 1/10। z के शेयर की हम बात करें तो z का नया शेयर, ऑलरेडी उसका पुराना शेयर 2/10 है, उसे 1/10 मिला x से, 1/10 मिला उसको y से, तो उसका टोटल शेयर कितना हो गया 4/10। तो यहां पर न्यू रेशो कितनी आई 4:2:4, यानी कि 2:1:2। अब मैं आपसे फिर से पूछूं यहाँ पे गेनिंग कौन है और सेक्रीफाइसिंग कौन है। उनके सेक्रीफाइसिंग की रेशो क्या है, क्योंकि जब दो पार्टनर आ जाते हैं तो आपको रेशो बतानी पड़ती है। यहाँ पर अब आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो अगर निकालनी हो तो यहीं पर ये बात पता चल गई थी कि दोनों इक्वली सेक्रीफाइस करेंगे, क्योंकि इक्वली 1/5 शेयर देंगे वो। तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी निकल कर आएगी 1:1, और इकलौता Z आपका गेनिंग पार्टनर है। ठीक है, अब हमारे पास केस थर्ड है कि XYZ डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या न्यू रेशो चेंज होने की दे रखी है, न्यू रेशो ही दे रखी है। उन्होंने क्लियरली आपको एक बात बता दी कि जी हमारी न्यू रेशो ही कितनी है 1:1:1। तो अब हमें करना क्या है, हमें या तो गेनिंग रेशो निकालनी है या सेक्रीफाइसिंग। अब यहां से आपको फॉर्मूला मिलेगा गेनिंग रेशो का। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, और वहीं पे अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना चाहते हैं तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आप दोनों में से कोई सी भी कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर दोनों से सेम आता है। ठीक है, अब निकालते कैसे हैं। अब जैसे कि मैं गेनिंग रेशो का फॉर्मूला अगर यूज कर रही हूं तो सबसे पहले मैं x की बात करूं तो x की न्यू रेशो कितनी है 1/3, उसकी ओल्ड रेशो कितनी थी 5/10। आप एलसीएम लोगे यहाँ पे 30, 10 माइनस 15। अब एक बात बताओ, उसका नया शेयर 10 है, पुराना शेयर उसका 15 था, तो उसने गेन किया है सेक्रीफाइस ना। तो देखो आपका आंसर ना नेगेटिव भी आ रहा है। अब मैंने फॉर्मूला तो गेनिंग का लगाया लेकिन आंसर नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब क्या है, वो पार्टनर गेन नहीं कर रहा, फिर वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। और ये चीज आपको यहां से भी क्लियर हो रही है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो कि पहले न्यू शेयर है फिर ओल्ड शेयर है आपका। ठीक है, फिर ऐसे ही y के लिए देखो, y का भी न्यू शेयर कितना है 1/3, ओल्ड शेयर कितना है उसका 3/10। एलसीएम लिया आपने 30, 10 माइनस 9। अब देखो उसका नया शेयर 10 है और ओल्ड शेयर 9 था, तो वो गेन कर रहा है ना 1 से, तो 1/30 गेन है। z के लिए देखो न्यू शेयर 1/3 है और ओल्ड शेयर 2/10। एलसीएम लिया आपने अगेन 30, 10 माइनस 6 4/30। अगेन यहां पर उसका शेयर इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो गेनिंग। अब यहां से आपको गेनिंग रेशो मिल गई y और z के बीच में, तो लिखेंगे गेनिंग रेशो ऑफ y एंड z कितना 1:4। बट हमेशा ध्यान रखना एक चीज कि जब भी आप रेशो बनाते हो डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। सपोज करो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 30 है और आप सीधे लिख रहे हो 1:4, तो गलत हो जाएगा। पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। ठीक है, अब आप एक चीज और नोट करो यहाँ पे कि जितने से आप गेन करते हो ना उतने से ही सेक्रीफाइस कर रहे होते हो। यहाँ पर देखो 1/30 और 4/30 5/30 बन रहा है ना गेन, तो देखो सेक्रीफाइस भी 5/30 है। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है x और गेनिंग पार्टनर है y और z। नेक्स्ट केस, और इसी के साथ हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। कौन से, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। Z takes 1/5 share of X and 1/6 share of Y। अब ये बात आपको ना आगे तक ध्यान रखनी है क्योंकि आगे भी ये किस्सा आने वाला है, ये ऑफ का। जहां भी ये ऑफ की बात आती है, देखो हमने जो पहला केस पढ़ा ना उसमें लिखा हुआ था Z takes 1/5 फ्रॉम x, उससे ले लेता है। तो आपने फ्रॉम में क्या किया, सीधे सीधे x के शेयर में से जितना z को देना था 1/5 वो आपने माइनस कर दिया। यहां वो ये नहीं कह रहे कि वो उसके शेयर से ले रहा है इतना, उसके शेयर का उतना हिस्सा ले रहा है, इनटू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे x न्यू शेयर। x का ऑलरेडी शेयर कितना है 5/10, वो अपने शेयर का कितना हिस्सा दे रहा है, तो 5/10 का 1/5 शेयर वो सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर का इतना। अगर यहां से सॉल्व करते हो तो 5/10 माइनस 1/10 तो कितना बचेगा 4/10। ऐसे ही आप y का न्यू शेयर निकालेंगे
बाई का ऑलरेडी शेयर कितना है 3/10, ये अपने शेयर का कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6, तो कितना आएगा, तो ये बचा आपका 5/20। अब उसके बाद Z का न्यू शेयर अगर निकालना है, Z का न्यू शेयर ऑलरेडी Z का शेयर कितना था 2/10, उसको कितना कितना X और Y से मिला। अब देखो X दे रहा है अपना कितना 1/10, भाई मैं सॉल्व करके बता रही हूं इसको। उसके बाद इससे कितना मिला 1/20, तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो 4 + 2 + 1 यानी के 7/20। बताइए, अब यहां से अगर मैं न्यू रेशो पूछूं तो बताएंगे आप न्यू रेशो क्या आ रही है। डिनोमिनेटर्स इन दोनों के तो सेम है, इसका सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्योंकि 20 बनाना है 8/20, तो न्यू रेशो आई आपकी 8:5:7। अब यहां से मुझे बताएंगे गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो, जहां प्लस हो रहा है वो गेन है, जहां माइनस हो रहा है वो सेक्रीफाइस है। रेशो बताओ अब सेक्रीफाइसिंग क्या है फिर 1/10, और इसका सॉल्व करके आया था। अगेन डिनोमिनेटर्स अलग है भाई, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूंगी तो आपकी सेक्रीफाइसिंग आएगी 2:1। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर गुडविल का। आपको गुडविल के बारे में जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो दो तरीके की आपको यहाँ पे गुडविल देखने को मिलेगी। एक है आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल, दूसरी है जिसे मैंने नाम दिया है एडजस्टेड गुडविल। ठीक है, यहाँ पर ये तो वो गुडविल है कि आपने रेशो चेंज करी, रेशो चेंज होने के टाइम पे एक बार गुडविल का वैल्यूएशन होता है, हम चेक करते हैं कि गुडविल की वैल्यूएशन कितनी है, और रेशो चेंज होने की वजह से उस गुडविल के अमाउंट को आपस में एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि एडजस्टमेंट कर रहे हो इसलिए इसका नाम मैंने रख दिया एडजस्टेड गुडविल। लेकिन एक गुडविल ऐसी होती है जो ऑलरेडी कई बार आपकी बुक्स में लिखी हुई होती है, इसलिए उसका नाम भी क्या है एग्जिस्टिंग गुडविल, या उसे हम बोल देते हैं ओल्ड गुडविल। अब उस गुडविल का क्या करना होता है इस पर भी अभी हम आएंगे, पहले एग्जिस्टिंग गुडविल की बात कर लेते हैं। ये आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेगी और हर चैप्टर में इसका ट्रीटमेंट सेम है। ठीक है, जब भी आपके पास कोई एग्जिस्टिंग गुडविल होती है जिसे हम ओल्ड गुडविल कहते हैं, जिसके लिए कई बार ऐसे लिखा होता है गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, तो उसको राइट ऑफ करना होता है। क्या करना होता है उसको राइट ऑफ, खत्म करना होता है। अब जी क्यों खत्म करते हैं उसके पीछे कोई तो रीजन होगा, तो उसके पीछे रीजन है जो आपको याद भी रखना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करता है, जिसमें एक लाइन लिखी हुई है गुडविल के लिए। वो कहते हैं गुडविल सिर्फ और सिर्फ तभी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे जब जब उसके लिए पैसा या पैसे के बराबर कोई चीज पे की जाएगी। गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अनलेस और अनटिल एनी मनी वर्थ इज पेड फॉर इट। दैट मीन्स, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं, सिर्फ परचेज गुडविल ही बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती। ठीक है, तो कोई भी अगर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है बुक्स में तो उसको आपको क्या करना होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे राइट ऑफ, खत्म करना है। और खत्म करने की एक ही एंट्री है, सब जगह यही एंट्री है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। पुराने लोगों की चीजें पुराने लोगों को ही मिलेंगी और अपने पुरानी रेशो में ही मिलेगी। चाहे कोई सा भी चैप्टर पढ़ लेना, एडमिशन में भी ये ओल्ड है, रिटायरमेंट में भी ओल्ड लिखना है आपको, डेथ में भी ओल्ड लिखना है। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, क्लियर हो गया। दूसरी चीज, अब एक ऐसी गुडविल होगी जो आपको बुक्स में तो नहीं दे रखी होगी लेकिन आपको एडजस्टमेंट में दे रखी होगी। गुडविल इज वैल्यूड एट ऐसे करके लिखा होगा, गुडविल ऑफ द फर्म इतनी है ऐसे लिखा होगा, तो वहां पर आपको सिर्फ उतना ही पार्ट ऑफ गुडविल चाहिए जितना आपको एडजस्ट करना है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले आपको देखना पड़ेगा कि कौन कितने से सेक्रीफाइस कौन कितने से गेन कर रहा है। ठीक है, तो वो कैलकुलेट करने के बाद आपने एंट्री कर देनी है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब गेनिंग को डेबिट क्यों किया जा रहा है, आगे आने वाले शेयर्स में, आगे आने वाले प्रॉफिट्स में, या जिस हर चीज में उसको गेन होने वाला है ना, तो बेसिकली वो कंपेंसेट कर रहा होता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, तो इसीलिए उसके कैपिटल को डेबिट करके हम अभी फिलहाल उससे उसका शेयर ले लेते हैं कि आप उनको कंपेंसेट कर रहे हो कि इन फ्यूचर क्योंकि आपका शेयर इंक्रीज होने वाला है तो फिलहाल आप सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपेंसेट करोगे। ठीक है, दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, ये जो पहले चैप्टर से हमने सीखी है कि अगर कभी भी क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल लिखा होगा, कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो फिक्स्ड के केस में कैपिटल ना लिख के क्या लिखते हैं करंट अकाउंट।
बस ये बात ध्यान रखना। अगर फिक्स्ड कैपिटल लिखा है क्वेश्चन में सिर्फ तभी, यहां पे ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट, यहां पे भी गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, अदरवाइज कैपिटल ही लिखना है। ठीक है, जब तक खुद क्वेश्चन ना कहे, क्योंकि दो मेथड होते हैं ना, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग। तो फिक्स्ड वाले में सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से होती है। क्लियर? तो अब क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, अनु एंड बाला शेयर द प्रॉफिट्स विद द रेशियो ऑफ 3:2। आपको पार्टनर्स के नेम दे रखे हैं और उनकी ओल्ड रेशियो दे रखी है 3:2। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली डिसाइड करा उन्होंने कि हम अपने प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, ये उनकी न्यू रेशियो हो गई। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹50,000। देखो ये दे रखी है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट, ये वाली गुडविल होती है आपकी एडजस्टेड गुडविल, क्योंकि ये बुक्स में अपीयर नहीं है, ये वैल्यूएशन हुई है इसकी। भाई रेशो चेंज हुई, रेशो चेंज होने के टाइम पे हमने दोबारा से अपनी फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया, तो वो क्यों किया? एडजस्ट करना इसलिए तो किया, तो ये आपकी एडजस्टेड गुडविल होती है। बट उसी के आगे लिखा हुआ है गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स। एक ऐसी गुडविल भी है जो ऑलरेडी अपीयर्ड हो रही है बुक्स पे 60,000 की, तो ये आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन हमने पहचान ली, आपको एंट्रीज करनी है। आपके पास अब दो तरीके की गुडविल आ चुकी है, एग्जिस्टिंग और एडजस्टेड। सबसे पहले एंट्री करना आसान है आपके लिए एग्जिस्टिंग की, क्योंकि तो पहली एंट्री ओल्ड पार्टनर्स, देखो जिनकी ओल्ड रेशो वही ओल्ड पार्टनर्स, चाहे चैप्टर कोई सा भी हो। तो फर्स्ट एंट्री आपकी बनती है अनुस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बालास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब टोटल देखो गुडविल है कितनी, हमें पूरी गुडविल राइट ऑफ करनी होती है, पूरी 60,000 से आप राइट ऑफ करोगे। ओल्ड पार्टनर्स और कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में, यानी कि 60,000 इंटू 3/5 और 60,000 इंटू 2/5, तो ये आ गया आपका 36,000 और 24,000। ठीक है, अब दूसरी एंट्री जो होती है, जो आपकी एडजस्टेड गुडविल की है, वो होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा सेक्रीफाइस। तो उसके लिए आप कोई सा भी एक यूज कर सकते हो, चाहे तो गेनिंग यूज करो चाहे सेक्रीफाइस। मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, जिसमें सबसे पहले अनु की अगर मैं ओल्ड रेशो देखूं तो वो है 3/5, न्यू रेशो है 1/2। क्यों? क्योंकि इक्वल था। आपने यहां पर एलसीएम लिया, 6 - 5 1/10 पॉजिटिव आ रहा है, सेक्रीफाइस। बाला के लिए इसी चीज को देखोगे, 2/5 ओल्ड रेशो 1/2 न्यू रेशो, एलसीएम लिया आपने 10, 4 - 5 -1/10, इसका मतलब ये गेन कर रहा है। अब ये तो सबको करना आता है, तो गेनिंग पार्टनर का नाम क्या है? तो आप यहां लिखोगे बालास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहां एक बात आपको ध्यान रखनी है कि पूरी फर्म की गुडविल है 50,000, आपको सिर्फ गेन और सेक्रीफाइस शेयर से एडजस्ट करना होता है। तो यहां पर पूरे अमाउंट से एंट्री नहीं होती, सिर्फ जितने से गेन और सेक्रीफाइस है। कितने से गेन और सेक्रीफाइस है? सिर्फ 1/10, इसका मतलब एंट्री होगी सिर्फ 5,000 से। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? क्या करना है, दोनों गुडविल्स में डिफरेंस समझ आया, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन में दोनों को लिखा है। अपीयर्ड वाली को पूरा बांटना होता है ओल्ड रेशो में, एडजस्टेड वाली को सिर्फ गेन और सेक्रीफाइस में एडजस्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके अंदर अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स, लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। यानी कि आप प्रॉफिट, लॉसेस, रिजर्व्स और फिक्टिशियस एसेट्स को कैसे एडजस्ट करना है एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएस। तो देखो दो तरीके होते हैं कि चेंज इन पीएसआर के टाइम पे इन सभी चीजों को एडजस्ट करने का हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो हम बांट दें, हम जो पुराने हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स या लॉसेस हमारे इकट्ठा किए हुए हैं, उनके अकाउंट्स को क्लोज कर दें, आपस में पुरानी चीज, पुराने पार्टनर, पुरानी रेशो में बांट लें। या फिर कई बार क्या होता है, हम नहीं चाहते कि यार सारे अकाउंट्स हम लोग चेंज करें, कि हम अपनी नई बैलेंस शीट बनाएं तो नई बैलेंस शीट में नए नए बैलेंसेस हम लोग शो करें। हम चाहते हैं कि पुरानी चीजें नई बैलेंस शीट में भी कंटिन्यू रहे, आपस में हमारा रिलेशनशिप चेंज हो रहा है ना, हमने आपस में रेशो चेंज करी है, तो हम उतने ही अमाउंट से चीजों को एडजस्ट कर लेते हैं। दो रास्ते हैं, या तो डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एडजस्टमेंट करना। देखो डिस्ट्रीब्यूशन आप कब करोगे? जब क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, क्वेश्चन ने सिर्फ आपको बता दिया कि ये पार्टनर थे, इनकी ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, इतना सब कुछ बता के छोड़ दिया, और आपको ये बता दिया कि हमारे पास इतने का प्रॉफिट और इतने का रिजर्व या लॉस है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है।
और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि पुराने पार्टनर पुरानी रेशो में पुराना अमाउंट पूरा एडजस्ट कर लेंगे और पूरा का पूरा वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास प्रॉफिट्स है या रिजर्व्स हैं तो आपने एंट्री करनी है प्रॉफिट्स रिजर्व्स डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे कि जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है आपको, किसी भी तरीके का रिजर्व हो, कंटिजेंसी रिजर्व हो, हाँ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इनके थोड़े से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होते हैं। अदरवाइज आपके पास कोई भी रिजर्व हो, सारे रिजर्व्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, वहीं पे अगर कोई लॉस आ जाए या फिक्टिशियस एसेट आ जाए तो उसके लिए एंट्री रिवर्स हो जाएगी क्योंकि वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कम करेगा। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट्स। अब क्या हो सकते हैं वो, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। अगर ये चीजें आपको देखने को मिल रही है तो उसको आपको राइट ऑफ करना होता है। ठीक है, ये तो होगी डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात। बट वहीं पे अगर वो कहते हैं कि नहीं हमें तो एक सिंगल एंट्री चाहिए, सिंगल एंट्री से आपस में एडजस्ट कर दो, तो आपको देखना है कि क्या आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। अब पॉजिटिव का मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जनरल रिजर्व है 50,000 का, ठीक है, और साथ साथ आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है 20,000 का। अब रिजर्व आपके लिए पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव, क्योंकि रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव क्योंकि वो लॉस होता है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपके पास नेट इफेक्ट आ रहा है 30,000। ये 30,000 पॉजिटिव है नेगेटिव, तो इसका मतलब ये वाली एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। बट वहीं पे अगर मैं इसे 70,000 कर दूं, अब क्या आंसर आएगा -20। तो इसका मतलब ये एक नेगेटिव बैलेंस है, तो आप एंट्री करेंगे सेक्रीफाइसिंग टू गेन। सिर्फ इतना सा ही किस्सा है। ठीक है, तो यहां पर अगर इसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता तो आप 2 एंट्री करते, बट जब एडजस्टमेंट करनी होगी तो सिंगल एंट्री से आपको काम करना है। और इसका सीधा सा मतलब है कि नई बैलेंस शीट में ये वाले बैलेंसेस अपीयर होंगे। ये लाइंस लिखी हो सकती है इसलिए मैंने मेंशन करी है। ठीक है, समझ आ गया क्या करना है एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व्स और फिक्टिशियस एसेट्स का। अब क्वेश्चन करते हैं जरा। क्वेश्चन है हमारे पास, बूटस्ट्रैप एंड डेवी जोन्स पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 on 31st March their balance sheet showed the general reserve of 60,000. It was decided that in future they will share the future profits and losses in 3:2. Pass the journal entry in each of the following cases. आपको 2 केसेस दे रखे हैं। पहले केस में कह रहे हैं when general reserve is not to be shown in the new balance sheet. नई बैलेंस शीट में वो जनरल रिजर्व पुराने वाला शो नहीं करना चाहते। अब किसी चीज को अगर आप नई बैलेंस शीट में शो नहीं करना चाहते, इसका मतलब उसको हम अभी के अभी क्या कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है, दूसरा केस व्हेन द जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, हम चाहते हैं कि नई बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व यही वाला दिखे, तो बांटना नहीं है, इसका मतलब क्या करना है, एडजस्ट करना। पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं क्या क्या थी। 2 पार्टनर है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, बी और डी पहले प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे थे 2:1 में। ठीक है, ये उनकी ओल्ड रेशो हो गई। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि 3:2 करेंगे, ये उनकी न्यू रेशो है। जनरल रिजर्व 60,000 का है। अब एक केस में हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सीधे सीधे 60,000 बांट देने हैं। तो बांटने के लिए एंट्री क्या करेंगे आप, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू डीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो पूरा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशो में। ठीक है, कितना आएगा 40,000 और 20,000। ठीक है, किस रेशो में बांटा है मैंने, 60,000 इंटू 2/3 और यहां पे 60,000 इंटू 1/3। सेकेंड केस में उन्होंने कहा एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट करने के लिए पहले मुझे गेन और सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं वर्किंग नोट के अंदर, ओल्ड माइनस न्यू। भाई बी की ओल्ड रेशो कितनी है 2/3 और न्यू रेशो 3/5। एलसीएम आया 50, 10 माइनस 9 1/15। क्या कर रहा है ये, सेक्रीफाइस। डी के लिए देखें, ओल्ड रेशो 1/3, न्यू रेशो 2/5, एलसीएम आया 15, 5 माइनस 6 माइनस 1/15। पता चल गया कौन गेन कर रहा है। तो यहां पर एंट्री हो जाएगी डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट।
अच्छा, मैंने एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग क्यों करी है? सेक्रीफाइस टू गेन भी तो कर सकती थी। क्या बांट रहे हो? जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व एक पॉजिटिव बैलेंस है। यहीं पे अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होता तो सेक्रीफाइस टू गेन हो जाती है एंट्री। ठीक है, अब कितना बांटना है? 60,000 इंटू 1/15, जितने से गेन और सेक्रीफाइस हो रहा है कितना आएगा? तो ये आ जाएगा आपका 4,000। ठीक है, तो बस ये था कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व्स। इसमें अभी मैंने आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं बताया है। हमने अभी फिलहाल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व थे, वो तो नॉर्मल वाले थे। मैंने आपको कहा था कि 2 रिजर्व्स है जिनका आपको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट सीखना है। तो उसमें से एक है हमारे पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ये रिजर्व बनाया जाता है कि समटाइम्स हमें अपने वर्कर्स को कंपेंसेट करना पड़ सकता है, हो सकता है कोई मिसहैपनिंग हो जाए उनके साथ, तो उसके लिए हमारी कई बार लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। तो एक स्पेशल पर्पस के लिए आपने इस रिजर्व को क्रिएट किया है। जैसे कि रिजर्व का नाम है वर्कमैन कंपेंसेशन, तो इसका पहला इस्तेमाल वर्कर्स के लिए होगा। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो उस टाइम पे पहले आप देखो कि कोई लाइबिलिटी तो नहीं है इसके अगेंस्ट। सपोज करो आपने 20,000 रुपए का रिजर्व बना रखा है और लाइबिलिटी है 15,000 की, तो आप 20,000 में से 15,000 तो क्लेम के लिए निकालोगे, बचे हुए 5,000 ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड रेशो में। मैं इसके ना बहुत सारे अलग अलग केसेस है, मैं केसेस वाइज नहीं पढ़ा रही हूं आपको, कोई फायदा ही नहीं है केसेस वाइज पढ़ के। सिंपल सा आप लॉजिक समझो कि इस रिजर्व का पहला इस्तेमाल क्लेम के लिए है। अगर क्लेम नहीं है तो पूरा बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 20,000 का रिजर्व है, कोई क्लेम नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो आप क्या करोगे? क्या ये लाइन लिखोगे? फिर नहीं, सीधे एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पूरा बांट दो। ठीक है, बट समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि क्लेम ज्यादा हो जाए। मैंने कहा 20,000 का रिजर्व है, 25,000 का क्लेम है। अब ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे में आपको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा कहां से निकालते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। ठीक है, 20,000 का रिजर्व, 5,000 रिवैल्यूएशन से निकाले, 25,000 का क्लेम पूरा किया। अब इस रिवैल्यूएशन का क्या होगा? अगर आपने इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को ओपन कर दिया तो आपको एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी पड़ेगी खुद से, क्योंकि ये नुकसान है एक तरीके का, और इस नुकसान की भरपाई देखो पार्टनर्स ही करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन आपको एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, जितने से आपने यहाँ पे रिवैल्यूएशन को ओपन किया। अगर 20,000 का ही रिजर्व है, 20,000 का ही क्लेम है, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, फिर पार्टनर्स का कोई रोल नहीं है। अब अगला देखो, नेक्स्ट जो रिजर्व है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या इसको कई बार इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी कहते हैं। ठीक है, ये रिजर्व बनाया जाता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है। अब देखो, फ्लक्चुएशन राइज भी हो सकता है, फॉल भी हो सकता है, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। बढ़ना हमारे लिए नुकसान है, हम पैसा जोड़ते हैं नुकसान के लिए या फायदों के लिए? पैसा जोड़ रहे हैं अपने, कहीं कल को हमें कोई नुकसान हो जाए, उस नुकसान की भरपाई के लिए ना। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें बढ़े वैल्यू कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर वैल्यू घटे तो उसके लिए हम खुद को प्रिपेयर रखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना के। तो ये रिजर्व बनाया जाता है कि कभी भी अगर फॉल हो रहा है इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसके लिए। ठीक, अब सपोज करो क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दी है कि आपके पास रिजर्व है 50,000 का और इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 1,00,000। ठीक है, बुक वैल्यू, बट इसकी मार्केट वैल्यू 80,000 हो गई है। तो अब आपको क्या दिख रहा है इसके अंदर? पिज्जा से आपको नुकसान हुआ है, तो एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, जितने से नुकसान हुआ है पहले तो वो पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जाएगा। आपके पास टोटल 50,000 का रिजर्व है, उस 50,000 में से पहले तो 20,000 आप इन्वेस्टमेंट में डालोगे, बचे हुए 30,000 का क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बचे हुए 30,000 बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 50 आ गया, यहाँ 20 आ गया और यहाँ पे 30 आ गया इनकी ओल्ड रेशो में। अब दूसरा केस समझो, मैं कह रही हूं कि अब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 50,000 हो गई है, वैल्यू 1,00,000 है, कितने से नुकसान हुआ? 50,000, और आपके पास रिजर्व कितने का है? पार्टनर्स के लिए कुछ बचेगा? तो आप सीधे ये वाला पार्ट हटा दोगे, आप एंट्री कर दोगे IFR, हाँ IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट पूरे 50,000 से। अब मैं यहाँ पे मार्केट वैल्यू अगर इंक्रीज करके 1,20,000 कर दूं, तो अगर मैं यहाँ पर मार्केट वैल्यू 1,20,000 कर दूं, फायदा हुआ है नुकसान? फायदा हो गया। जब फायदा हो गया तो पूरा IFR पार्टनर्स का है। देखो, IFR का इस्तेमाल सिर्फ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फॉल होने के लिए आप यूज करते हो,
कि अगर वैल्यू फॉल हो जाए, यहां तो 20,000 से वैल्यू बढ़ गई है, तो जब 20,000 से वैल्यू बढ़ गई है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। क्यों? क्योंकि आपके एसेट की वैल्यू बढ़ गई है। कितने से बढ़ गई है? 20,000 से। आपका रिजर्व तो पूरा एज इट इज अभी भी 50,000 का, आप पूरा 50,000 का रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, उनकी ओल्ड रेशो में। कब? जब वैल्यू बढ़ेगी तब। मैं आपको केसेस वाइज करा रही हूं, समझ में आ रही है ये बात? मैंने पहला केस ये बोला कि आपके पास आईएफआर 50,000 का था, 80,000 की मार्केट वैल्यू हुई थी, 20,000 से नुकसान हुआ था, तो आपने क्या किया? 20,000 इन्वेस्टमेंट में डाला, बाकी का 30,000 पार्टनर को दे दिया। पहला केस। दूसरे केस में मैं आपको ये कह रही थी कि इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है, मार्केट वैल्यू भी 1,50,000 की हो चुकी है, नुकसान कितने का हुआ था? उतने का ही जितने का आपके पास रिजर्व है। तो आपने पूरा 50,000 इन्वेस्टमेंट में डाल दिया, पार्टनर्स को मिलना ही नहीं था कुछ। यानी कि जब नुकसान रिजर्व के बराबर होता है तो पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलता। तीसरे केस में मैंने आपको बोला कि मार्केट वैल्यू 1,20,000 हो गई है। अब मैं यहाँ पे आपको कह रही हूँ कि फायदा हुआ है, तो पहले आप फायदे को रिकॉर्ड करोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। उसके बाद जो आईएफआर था आपके पास 50,000 का रिजर्व बचा हुआ है, पूरा ही रिजर्व बच गया, सारा रिजर्व बांट दो इनके बीच में, पूरा 50,000। और ये जो फायदा हुआ है ये किसको मिलना चाहिए? फायदा पार्टनर्स को। तो एक तीसरी एंट्री भी होगी, रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये 20,000 इनमें बांट दोगे, ठीक है? कोई दिक्कत? चलो अच्छा, अब उसके बाद अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ये 4 आपको केसेस देखने को मिल सकते हैं। पहला केस, व्हेन द फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू आईएफआर, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू फॉल हुई है वो उतनी ही है जितना आपने रिजर्व बना रखा है। सपोज आपने 50,000 का रिजर्व बनाया, 50,000 से ही इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फॉल हुई, तो पूरा का पूरा रिजर्व इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल हो जाएगा 50,000। बट वहीं पे अगर आपका इन्वेस्टमेंट का फॉल ज्यादा है आपके रिजर्व से, आपने रिजर्व 50,000 का बना रखा है, फॉल 70,000 का हुआ है, तो 50,000 का तो रिजर्व इस्तेमाल करोगे, 20,000 रिवैल्यूएशन से निकालोगे, 70,000 से इन्वेस्टमेंट को कम कर दोगे। अब ये जो आपने यहां से 20,000 रुपए निकाले रिवैल्यूएशन से, अल्टीमेटली इसकी भरपाई कौन करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, अपने कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में। बट अगर वही फॉल आपके रिजर्व से कम हो, तो आपने रिजर्व 50,000 का बना रखा है, फॉल 30,000 से हुआ है, तो यहां पर आप 50,000 का रिजर्व लिखेंगे, 30,000 से आपका डाउनफॉल हुआ है तो इन्वेस्टमेंट में 30,000 से इस्तेमाल करेंगे, बचा हुआ 20,000 पार्टनर से बढ़ जाएगा। तो ये तो केसेस हुए जब फॉल हो जाती है वैल्यू, और अगर कभी कुछ भी नहीं इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो पूरा रिजर्व तब भी बांटना है। ये बात तो अंडरस्टूड है, ठीक है? व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट अगर कभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, तो अगर इंक्रीज हो रही है इसका मतलब आपका रिजर्व इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा रिजर्व पार्टनर्स का है, तो उस केस में पूरा आईएफआर पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट जो वैल्यू इंक्रीज हुई है वो भी हमें दिखानी पड़ती है। तो पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, सपोज 20,000 से इंक्रीज हुई, फिर वही 20,000 रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है? तो बस यही यूज होता है हमारा WCR और आईएफआर का। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, X, Y and Z who were sharing the profit and losses in the ratio of 5:3:2 decided to share the future profits in the ratio of 2:3:5. Give the journal entry to distribute the workman compensation reserve of rupees 1,20,000 at the time of change in profit sharing ratio when there is a claim of 80,000 against it. MCQ में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? अब आपके पास इंफॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल थी? XYZ 3 पार्टनर थे, 5:3:2 ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी पहले। उसके बाद उन्होंने रेशो चेंज करके 2:3:5 करी, ये उनकी न्यू रेशो है। क्वेश्चन के अंदर आपको वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दे रखा है 1,20,000 का, और वो कहते हैं कि हमारे पास इसी रिजर्व के अगेंस्ट एक क्लेम है 80,000 का। उन्होंने बोला इसको एडजस्ट करो। अब यहां पर क्लेम है 80,000 का, आपने उसके लिए पैसा जोड़ा हुआ है 1,20,000, सफिशिएंट है या नहीं है? सफिशिएंट भी, और पैसा बच भी रहा है, तो इसका मतलब एंट्री रहेगी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट, पूरा 1,20,000 आप यहाँ पे यूज करेंगे, बट सबसे पहला यूज जाएगा क्लेम के लिए। तो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन 80,000, बचे हुए 40,000 तीनों पार्टनर्स में, 2X कैपिटल, 2Y's कैपिटल और 2Z's कैपिटल। 40,000 बांटेंगे आप 5:3:2 में, 20,000
12,000 और 8,000 कैसे बांटा है? 40,000 इंटू 5/10, 40,000 इंटू 3/10, 40,000 इंटू 2/10। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अशोक, भीम, चेतन वर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, decided to share the profits in the ratio of 2:3:5 with effect from 1st April 2024. Workmen compensation reserve existed at 1,20,000 in the balance sheet and workmen compensation claim of rupees 1,50,000 exist. Pass the journal entry for the treatment of workmen compensation reserve. अब देखो क्वेश्चन की अगर मैं इन्फॉर्मेशन बोलूं तो पहले वाली जैसी है, अशोक, भीम, चेतन है, मैं उसको एबीसी लिख देती हूँ यहाँ पे। ओल्ड रेशो यहाँ पर भी इतनी है 5:3:2, न्यू रेशो भी सेम है 2:3:5। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व भी 1,20,000 का ही है, क्लेम चेंज होकर लेकिन 1,50,000 का हो गया। अब ये वो केस है जहां पर क्लेम ज्यादा है लेकिन रिजर्व कम है। अब अगर क्लेम ज्यादा है रिजर्व कम है तो पार्टनर्स को तो कुछ नहीं मिलने वाला, तो यहां पर आप क्या करेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट, रिजर्व तो आपके पास 1,20,000 का है, बट आपको क्लेम कितना देना है? क्लेम तो आपको 1,50,000 का देना है, तो 30,000 कहां से आएंगे? बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि आपको अगर कभी कमी पड़ जाए तो आपके पास एक अकाउंट है रीवैल्यूएशन नाम का, आपको उसको यूज करना होता है। तो रीवैल्यूएशन से आपने अपनी उस लाइबिलिटी की भरपाई कर ली, बट ये 30,000 कहीं से तो आएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से निकालते हैं। तो एक और एंट्री आपको यहां करनी पड़ेगी, A is capital account debit, B is capital account debit, C is capital account debit to revaluation। जितने से आपने रिवैल्यूएशन ऊपर ओपन किया उतने से ही आप उसे क्लोज करोगे 30,000 से ही, और 30,000 कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ओल्ड रेशो में। तो ये कितना कितना आएगा? 15,000, 9,000 और 6,000। ठीक है, ये दो एंट्री। अब आपको दोनों का डिफरेंस पता चल गया। जब कम हो तो क्या करते हैं, ज्यादा हो तो क्या करते हैं, क्लेम। और अगर कभी क्लेम इक्वल आ गया तो कुछ नहीं, WCR टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, फिर पार्टनर्स का कोई रोल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए जरा, ABC, who was sharing the profits in the ratio of 5:3:2, decide to share the future profits in 2:3:5. Give the journal entry to distribute the investment fluctuation reserve of 20,000 at the time of change in profit sharing ratio when investment appears in the books at rupees 1 lakh. आपको IFR के लिए एंट्री करनी है। अगर आपके पास रिजर्व है 20,000 का, इन्वेस्टमेंट की बुक्स में वैल्यू यानी कि आपकी बुक में 1 लाख की है बट उसकी मार्केट वैल्यू 95,000 है। पहले इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। पार्टनर है ABC, पहली रेशो है 5:3:2, दूसरी जो रेशो उन्होंने चेंज करी 2:3:5। आपके पास रिजर्व कितने का है? 20,000 का। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 1 लाख बट इसी की मार्केट वैल्यू है आपके पास 95,000। सबसे पहले कि IFR का यूज क्या होता है? IFR का यूज है कि कभी अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू फॉल हो जाए तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दिख रहा है ना, 1 लाख की चीज 95 की हो गई है, 5,000 से वैल्यू गिर गई है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? रिजर्व का। रिजर्व सफिशिएंट है या नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा ही है। तो आप क्या करोगे एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने का रिजर्व है पूरा? 20,000 का। टू इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले, कितने का? 5,000, जितने से वैल्यू फॉल हुई। बाकी किसका है रिजर्व? ये पार्टनर्स का, क्योंकि पार्टनर्स के प्रॉफिट से ही बनता है तो इसके ऊपर हक भी पार्टनर्स का ही है। कितने का बचा? 15,000 का बचा। 15,000 को बांटोगे इनकी ओल्ड रेशो में, ठीक है, तो 7,500, 3,000, 4,500। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अब रिवैल्यूएशन का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले हर चैप्टर के अंदर आपको रिवैल्यूएशन करना है, तो यहीं से आप लोग बेस बना लो। बार बार चैप्टर का ये वाला टॉपिक जो है मैं हर चैप्टर में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? जब भी हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, यानी कि वही चाहे रेशो चेंज हुई हो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कोई भी रीजन रहा हो, पार्टनर्स के रिलेशनशिप चेंज होने का, तो उस टाइम पे हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज होती है। अब जब एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज होती है तो उसकी वजह से या तो प्रॉफिट होगा
या लॉस होगा। अब रेशो चेंज होने के इंपैक्ट की वजह से कोई पार्टनर गेन करता है और कोई पार्टनर सेक्रीफाइस। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर हम लोग इस चीज को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, क्या एसेट्स और लाइबिलिटीज की वजह से कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो उस प्रॉफिट और लॉस को हम यहीं से एडजस्ट करते हुए चले। यहां पर भी वही दो रास्ते हैं, या तो आप बुक वैल्यूज को चेंज करो। अगर आप बुक वैल्यूज चेंज करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बिल्डिंग है, फिलहाल वो 10 लाख की है। आपने देखा कि जिस टाइम पे आपने रेशो चेंज करी, इस बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख से बढ़ गई, तो 11 लाख की हो गई। तो नई बैलेंस शीट में क्या आप अपनी बिल्डिंग को 11 लाख का दिखाना चाहते हो, या आप चाहते हो कि उस 1 लाख के इंपैक्ट को हम आपस में एडजस्ट कर लेते हैं, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, हम बुक्स की वैल्यूज को चेंज नहीं करेंगे, बुक्स में 10 लाख का ही शो होने देते हैं। ये दो रास्ते हैं। तो अगर आप बुक वैल्यूज चेंज करते हो, अगर आप उस बिल्डिंग की वैल्यू को 10 से 11 का दिखाना चाहते हो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। अदरवाइज हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते, इस अकाउंट को ओपन ही नहीं करते। हम कुछ एडजस्टमेंट करके स्टेटमेंट्स ही बनाकर आपस में उसका नेट इफेक्ट निकाल के एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ कब बनेगा, जब आप बुक वैल्यूज चेंज करना चाहते हैं। अगर आप बुक वैल्यूज चेंज नहीं करना चाहते तो एक स्टेटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन बन जाता है, वहीं पर नेट इफेक्ट निकल के वर्किंग नोट टाइप में आपस में एक सिंगल एंट्री पास करके उस इफेक्ट को हम एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर है? आप इसे नॉमिनल अकाउंट कह सकते हो, सिंपल, कि अगर आपको एसेट्स की वजह से फायदे हो या लाइबिलिटी की वजह से फायदे हो, तो नॉमिनल अकाउंट कहता है कि फायदों को क्रेडिट करते हैं और नुकसानों को डेबिट। तो हमें ये बात पता है कि एसेट की वजह से नुकसान कब होगा, जब एसेट की वैल्यू कम होगी तो नुकसान है, लेकिन जब एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा है। जब लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी तो नुकसान है, जब लाइबिलिटीज की वैल्यू घटेगी तो फायदा है। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अराइज हो गई तो नुकसान है, बट वहीं पे कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आ गया तो फायदा है। कभी कभी कोई खर्चे भी आ जाते हैं, तो कोई खर्चा अराइज हो गया, अनरिकॉर्डेड था, अब आ गया है तो नुकसान है। कोई अचानक से हमारे पास एक्रूड इनकम आ गई तो फायदा है। समझ गए? बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी आती है तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन हो जाता है, और वहीं पे अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी आ जाती है तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो जाता है। अब अगर इसकी एंट्रीज आ जाए, देखो ये तो हो गया अकाउंट बनाना तो बहुत आसान होता है। अगर एंट्री आ जाती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक चीज माइंड में रखो, एक कॉन्सेप्ट माइंड में रखो कि नुकसान के लिए आप रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में एंट्री करते हो, तो जब आप जर्नल एंट्री भी करोगे तो अगर कभी आपको रिवैल्यूएशन में नुकसान देखने को मिले एसेट्स और लायबिलिटीज की वजह से, तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, और जिस चीज की वजह से नुकसान हो रहा है उसको क्रेडिट कर देना। जैसे मैंने कहा कि बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई तो नुकसान है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। मैंने कहा सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू 1000 से बढ़ गई, नुकसान है ना, तो रिवैल्यूएशन टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। बस ये चीज माइंड में रखनी है कि नुकसान के लिए रिवैल्यूएशन को डेबिट और फायदों के लिए रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है, अकाउंट में भी एंट्रीज में भी। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उससे क्वेश्चन अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। हाँ जी, सो इलिस्ट्रेशन 21 है, अनिल, मानवी एंड पायल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। आपको एक बहुत लंबी चौड़ी बैलेंस शीट दे रखी है, उसे बाद में देखेंगे, पहले नीचे की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। दे डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 2:2:1। और आपके पास यहाँ पर एसेट्स और लाइबिलिटीज के रिवैल्यूएशन के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जनरल एंट्री पूछे, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी पूछा है। जनरली ऐसा नहीं होता कि दोनों चीजें एक साथ पूछ लें, तो हम यहाँ पे फिलहाल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे पॉइंट नंबर 1 कहता है लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। बताइए एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना। आपके एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है? 2,60,000 की। वो कहते हैं अब 10% से इंक्रीज कर दो, फायदा है नुकसान? फायदा है। किस साइड लिखेंगे? यस, क्रेडिट साइड में। तो आप यहां लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। सो 2,60,000 का 10% 26,000। आगे लिखा है मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 15%। मशीन की वैल्यू कम करनी है, नुकसान है। मशीनरी अकाउंट 3,50,000 का 15%, तो 52,500। ठीक, नेक्स्ट, स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड टू 1 लाख। अब देखो ये बातें थोड़ी ध्यान रखने वाली हैं। बाय
टू, एट, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। बाय में देखो मैंने सीधे सीधे उनकी वैल्यूज निकाल के लिखी हैं, बट टू का मतलब है कि इतने तक करना है आपको। 1 लाख का स्टॉक करना है, ऑलरेडी कितने का है? 10,000 का। 10,000 से आपका स्टॉक बढ़ गया। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स। आपके पास ऑलरेडी डेटर्स कितने के हैं क्वेश्चन में? 1 लाख के डेटर्स है, 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है, तो कितने का प्रोविजन हुआ? 5,000। फायदा है नुकसान? तो किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड में, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है अ क्रेडिटर ऑफ 5,000 इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज एंड इट इज टू बी रिटन बैक। मतलब कि हमें उसे पैसा नहीं देना, सिंपल सी बात। क्रेडिटर को पैसा नहीं देना, फायदा है नुकसान? फायदा है क्रेडिटर को पैसा नहीं देना, तो उसे किस साइड लिखोगे? क्रेडिट साइड। कितने? 5,000 से, ठीक है। अब क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज 10,000। अब ऐसे नहीं लिखना, पहले बैलेंस शीट में देखो कोई रिजर्व तो नहीं है WCR के लिए। आपके पास 30,000 का रिजर्व है, क्लेम तो 10,000 का ही है, तो उससे निकल जाएगा ना पैसा। 20,000 है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, उसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर 30,000 से ज्यादा का क्लेम हो जाता नीचे, सपोज 35,000 का क्लेम होता, तो मुझे 5,000 यहाँ लिखने पड़ते। नेक्स्ट, एन एक्सपेंस ऑफ 2,000 was paid by the firm for getting the value of land and building certified from the chartered engineer। आपको कोई खर्चा करना पड़ गया है, 2,000 रुपए का आपको खर्चा करना पड़ गया, तो यहाँ पर आप टू कैश या बैंक अकाउंट जो भी है वो लिख सकते हो, क्योंकि आपका एक एक्सपेंस आ गया है 2,000। ठीक, बस, और तो कुछ नहीं रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। आपने टोटल करना है दोनों साइड का। तो क्योंकि आपकी डेबिट साइड ज्यादा बड़ी आ रही है 59,500, तो ये आ गया बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो लॉस आया हमारा 18,500 का। ओल्ड रेशो में आपने यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हमें बनानी होगी। यहाँ पर मैं आपको एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, क्योंकि वो हमें सेम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में भी करना है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, ठीक है। और इन केस अगर आपको वो प्रैक्टिस करना हो फिर भी, तो पुराने वाली वीडियो से आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन है ABC were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1. The balance sheet as on 31st March 2015 was as follows। आपको पूरी प्रॉपर बैलेंस शीट दे रखी है। नीचे बताया गया है ABC ने डिसाइड किया टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली, and for this it was agreed that goodwill of the firm is valued at 1,50,000, land will be revalued at 80,000, building be depreciated by 6%, creditors of rupees 6,000 were not likely to be claimed and hence should be written off। आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो आपको ना अपना टाइम सेव करना है बेसिकली बड़े क्वेश्चंस में। तो बहुत ज्यादा बार बार क्वेश्चंस को अगर आप हर टाइम रीड करोगे तो आप अपना टाइम गवाओगे। आपको खुद को पता होना चाहिए कि रिवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है, कि अगर एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो रही होती है तो उसको आप यहाँ पर लिखते हो, और वो हमेशा आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होता है, तो सीधे उसी लाइन को पिक करो। क्या गुडविल कभी रिवैल्यूएशन में आती है? तो फर्स्ट पॉइंट तो नहीं करना। सेकंड पॉइंट के लिए आपको ये बोला गया है कि लैंड रीवैल्यू हुई है एट का मतलब क्या है? इतने तक हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको कंपेयर करना पड़ेगा ऊपर की वैल्यू से। 50,000 से आपकी लैंड 80,000 की हो गई है, बढ़ी है या घटी है? बढ़ गई है। फायदा नुकसान किस साइड लिखते हैं? फायदा। तो बाय लैंड अकाउंट आपको चेंज्ड वैल्यू लिखनी है कि कितने से चेंज हुआ है, ठीक है, 30,000 से। उसके बाद सेकंड है बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। बिल्डिंग की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है। डेप्रिशिएट मतलब वैल्यू का कम हो जाना। फायदा है नुकसान? नुकसान है, तो आप डेबिट साइड में लिखते हैं सारे नुकसान। तो टू बिल्डिंग अकाउंट, बताइए बिल्डिंग कितने की है? तो बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना था 6% से, तो ये आया आपका 3,000। उसके बाद लास्ट एंट्री बोली गई है सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस शुड बी रिटन ऑफ। 6,000 के क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं करनी है, तो ये हमारे लिए फायदा है। तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 6,000, ठीक है। तो 36,000 दोनों साइड में टोटल, उसमें से 3,000 माइनस करोगे कितना आएगा? 30,000। तो आप यहां लिखेंगे टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का नाम क्या है? A, B और C।
तो 33,000 आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उनकी ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो आपके पास 3:2:1, 16,500, 11,000 और 5,500, ठीक है। तो 33,000 हो गया। अब इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम जब भी बनाते हैं ना, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भाई ये एक तरीके का तुम्हारा बैंक है, पार्टनर्स का बैंक है। तो पार्टनर सबसे पहले इसमें अपना खाता खोलते हैं। तो खाता खोलने के लिए जो बैलेंस होता है वो तो आपको दिखाना पड़ेगा ना। तो हमेशा ध्यान रखना, चाहे किसी भी चैप्टर में आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो, सबसे पहले आपको इनका बैलेंस लिखना चाहिए बैलेंस शीट में से, ठीक है। तो यहां पर आप लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। ये दे रखा है आपको 1,50,000 और 25,000। तो यहां 1,50,000 और 25,000, ठीक। उसके बाद भी मैं आपको यही कहूंगी कि सबसे पहले आप किसी भी चैप्टर में अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो पहले बैलेंस शीट को देखा करो कि बैलेंस शीट में जो भी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करने की होती हैं, राइट ऑफ करने वाली होती है, पहले हमेशा वो काम किया करो। तो जैसे लाइबिलिटी साइड में कोई रिजर्व्स हैं, कोई फंड है जो डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हो, तो पहले वो काम करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है 30,000 का, तो पहले इसे बांट के खत्म करते हैं। तो यहां लिखेंगे हम जनरल रिजर्व 30,000 का है, ओल्ड रेशो में बांटोगे, ठीक है। जब तक वो कहे ना एडजस्टमेंट करने के लिए, हमें एडजस्टमेंट खुद से नहीं करनी है। तो 15,000, 10,000 और 5,000, ठीक है। उसके बाद आप एसेट साइड में देखो कि कोई गुडविल तो नहीं लिखी है, कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लिखा हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हो। ये 4 चीजें ही होती है बस, इसमें नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो आपको सबसे पहले गुडविल का पॉइंट मिला, पहला ही पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,50,000। ये हमारी एडजस्टमेंट वाली गुडविल है और इसके लिए मुझे सबसे पहले गेन और सेक्रीफाइस शेयर चाहिए। तो यहां पर हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। तो ए की ओल्ड रेशो तो है 3/6, न्यू रेशो है 1/3, क्योंकि उन्होंने इक्वली डिसाइड किया है। एलसीएम आया 3, 3 - 2 1/6, यानी कि सेक्रीफाइस। बी के लिए देखें इसी चीज को, 2/6 - 1/3, एलसीएम लिया आपने फिर से 6, 2 - 2, इसका तो शेयर आ गया निल। सी के लिए आप इसी चीज को चेक करोगे, 1/6 - 1/3, एलसीएम लिया आपने 6, 1 - 2 -1/6, ये कर रहा है गेन। तो अब यहां से आपको ये पता चल गया कि गेनिंग पार्टनर कौन है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है। अब गुडविल की एंट्री कैसे होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग बोल रहे हो ना, तो यहां पर आपके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का नाम क्या है, ए। तो यहां लिखोगे आप टू एज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना जाएगा, 1,50,000 का कितना, 1/6, क्या आ गया आपका 25,000, ठीक है। 25,000 किसके में लिखोगे, गेनिंग पार्टनर में, यानी कि सी में। बी का तो कोई रोल ही नहीं है। लाइकवाइज यहां पर लिखोगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट जाएगा ए में। तो आपने यहां से एक चीज सीखी कि जो गेनिंग पार्टनर है उसे आप क्रेडिट साइड में लिख रहे हो, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसे आप डेबिट साइड में लिखते हो, लेकिन अमाउंट हमेशा अपोजिट पार्टी के में जाएगा। जैसे नाम अगर ए का लिखा है तो सी के में लिखना है, यहां पर सी का नाम लिखा है तो अमाउंट ए में। रीजन पता है ना सबको क्या है, क्योंकि देखो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है हमारे इस केस में, ए, तो पैसा उसे मिलना चाहिए ना। कौन दे रहा है, सी दे रहा है, सी कंपेंसेट कर रहा है ए को, ठीक है। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स के लिए आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जहां से आपके पास गेन आया है, तो वो डेबिट साइड में लिखा आपने, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करोगे किस नाम से, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आया था आपका 16,500, 11,000 और 5,500, बस। और तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो सिंपल आप लोगों ने क्या निकाल लेना है, टू बैलेंस सीडी। टोटल करते हैं हम जरा इसका। तो हमने टोटल कर लिया है, टोटल आ रहा था जैसे इसका 1,56,500, उधर कुछ भी नहीं था, तो एज इट इज यही आपके सीडीज बन गए। लाइकवाइज बी के साथ भी यही हुआ, 71,000 का टोटल था, यही आपका बैलेंस सीडी बना। सी के साथ 35,500 का टोटल इधर था, लेकिन 25,000 माइनस होंगे क्योंकि कंपेंसेट कर रहा है ए को, तो 10,500 इसका बैलेंस बचा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिंपल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब लास्ट क्या रह गया हमारे पास, बैलेंस शीट, बस खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। बैलेंस शीट बनाने के लिए बेस आपकी पुरानी बैलेंस शीट ही होगी, ये आपकी रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की, उसके लिए लेकिन बेस आपको पुरानी बैलेंस शीट से मिलेगा। जैसे कि सबसे पहले लायबिलिटी साइड में क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स। क्या आपके क्रेडिटर्स में कुछ चेंजेस नहीं आए थे, याद करो, आपने रिवैल्यूएशन में क्रेडिटर्स लिखे थे, आपके पास 50,000 के क्रेडिटर्स थे, 6,000 के क्रेडिटर्स को पेमेंट ही नहीं देनी है,
तो 44,000 के क्रेडिटर्स बचे। उसके बाद बिल्स पेबल का नाम आया भी कहीं? कहीं नहीं आया, तो एज इट इज लिख दो। कितने के बिल्स पेबल है? 20,000। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है जनरल रिजर्व, बचा ही नहीं हमारे पास, हमने बांट दिया है। कैपिटल अकाउंट्स, हाँ कैपिटल अकाउंट्स हैं लेकिन अब बदल गए हैं, जैसे लोग बदल जाते हैं ऐसे ये बदल गए हैं। तो कितने कितने कैपिटल अकाउंट्स है? कैपिटल अकाउंट्स 2,38,000 के आ रहे हैं आपके टोटल। ये न्यू वाले कैपिटल्स हैं, बैलेंसेस हैं जो आपने सीडी करके निकाले थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद एसेट्स की तरफ चले तो क्या लैंड में कोई चेंजेस आया था? आपकी लैंड रीवैल्यू हुई थी एट 80,000, तो 80,000 आपने लिखा यहाँ पे। आपने बिल्डिंग को डेप्रिशिएट किया था 3,000 से, तो अब आपकी बिल्डिंग कितने की बची होगी? 47,000 की बिल्डिंग। प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, कोई चेंजेस नहीं आए, एज इट इज लिखोगे। डेटर्स के बाद लास्ट में क्या है? बैंक ना, पता ना प्लांट कितने का है? क्या? स्टॉक, फिर 30, फिर ठीक है। तो हमने सारे बैलेंसेस लिख दिए। अब जरा टोटल कर लेते हैं, और वही भगवान की असीम कृपा रही तो बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। भगवान प्रभु एक ही होते हैं यार। रुक तो जा भाई, चेक तो कर ले एक बार। दोनों साइड का टोटल 3,02,000 आ चुका है, तो प्रभु तो हमारे साथ है ही। तो यहां तक हम लोगों ने आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एडजस्टमेंट करनी है तो पुरानी वीडियो से कर सकते हो, या फिर अभी अगले चैप्टर में हम लोग करेंगे, ठीक है।